नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे। चौथे चरण का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों के और केंद्र प्रदेशों के 96 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होंगे और आंध्र प्रदेश के 13 मई को सभी 25 लोकसभा सीट पर आज मतदान शुरू हो गए हैं। सभी 175 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव जारी हैं। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से, नित्यानंद राय उजियारपुर से, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से, बीजेपी की पंकजा मुंडे बीड से और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आज चुनावी मैदान में है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला चुनाव मैदान में है। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा लखीमपुरी खीरी सीट से हैट्रिक बनाने की जुगत में है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा भी पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से फिर संसद पहुंचने के प्रयास में लगी हुई हैं। इस बार हैदराबाद सीट पर भी सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि सीट का असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है, जबकि बीजेपी में यहां से माधवी लता चुनावी मैदान में है। और जिस तरह से माधवी लता सुर्खियों में बनी रही हैं और बीजेपी समर्थकों ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्हें एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर दिखाया है, उससे माधवी लता की साख भी दांव पर आ गई है। चौथे चरण का मुकाबला काफी दिलचस्प है। कई दिग्गज नेताएं जो हैं इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। उम्मीदवारों के साथ साथ लोगों में भी वोटिंग को लेकर खासा उत्साह है। जो युवाओं की खूब का काम करे और स्वच्छता पर ध्यान दे, ये सब मुद्दों पर देख करके पहला वोट दिया। आपका पहला वोट था ये? पहला वोट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुप्रिया कुमारी। चौथे चरण के चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं। 10 राज्यों में 96 सीटों पर चुनाव सुबह शुरू हो गए हैं। मतदान शुरू हो गए हैं। मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर पहुंच रखकर मतदान कर रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कहां कहां पर आज कितनी सीटों पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर आज चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो आज पश्चिम बंगाल की 8 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। ये तमाम आंकड़े हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आज जिन जिन राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो तमाम आंकड़े हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बिहार की 5 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। इसमें बेगूसराय एक हॉट सीट बनी हुई है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में 17 सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं। झारखंड की अगर बात करें, झारखंड में 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। ये तमाम आंकड़े हम आपको स्क्रीन पर आपके बता रहे हैं। आज राज्य में 10 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। 96 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। सीटों के आंकड़े हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ओडिशा के 4 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से चुनाव शुरू हो गए हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तमाम तैयारियां की गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की एक सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं। 370 आठे लटाने के बाद यह पहला चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि चौथे चरण के चुनाव में कुल सीटें कितनी हैं और आज कितनों पर वोटिंग हो रहा है, उसके हिसाब से बताया तो तेलंगाना में कुल सीटें 33 है, जिनमें से 17 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें, 42 सीटें कुल हैं और 25 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सीटों के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, कुल लोकसभा सीटों के आंकड़े और उनमें से कितनों पर आज वोटिंग होगी। बिहार में 40 सीटें हैं कुल और जिनमें से आज 5 पर वोटिंग हो रही है। पहले 3 चरण में भी बिहार में वोटिंग हुई है। चौथे चरण में बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 कुल लोकसभा सीट है, जिनमें से 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की होती है और पूरे 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें, 42 कुल सीटें हैं लोकसभा की और 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा कुल सीटें हैं, जिनमें से आज 11 पर वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो 5 चरणों में चुनाव होंगे, जिनमें से आज 11 सीटों पर
जो है मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में कुल सीटें 6 हैं और 1 पर आज वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर में पहली बार वोटिंग हो रही है, मतदान डाले जा रहे हैं 370 आर्टिकल हटाने के बाद। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 29 सीटें हैं और 8 पर वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हो गई है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में 21 कुल सीटें हैं जिनमें से 4 पर वोटिंग शुरू हो गई है। झारखंड में आज 14 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचने सुबह 7 बजे शुरू हो गए हैं। मतदान करने के लिए सभी पहुंच रहे हैं। इस बार ये भी आशंका जताई जा रही है कि पिछले 3 चरण के चुनाव से चौथे चरण में मतदान ज्यादा होगा। अब देखना होगा शाम 6 बजे तक कि कितने मतदान होते हैं, लेकिन आसार और आशंका जताई जा रही है कि इस बार जो है ज्यादा मतदान हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि कई दिग्गज नेता की किस्मत दांव पर लगी हुई है। आज चौथे चरण में हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी और उनके सामने बीजेपी की माधवी लता आमने सामने मैदान में है। हैदराबाद में भी 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। हॉट सीट काफी मानी जा रही है हैदराबाद की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीट पर आज चौथे चरण के चुनाव हो रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में आज विधानसभा की भी चुनाव हो रहे हैं। तेलंगाना में कुल 33 सीट है जिनमें से 17 सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश में आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव तो हो रहे हैं, साथ ही 175 विधानसभा सीटों पर भी आज चुनाव हो रहे हैं। तमाम मुद्दे चौथे चरण को लेकर इस बार जो हैं उठाए जा रहे हैं और तमाम मुद्दों के साथ वोट करने पहुंच रहे हैं वोटर्स। तो इसी पर हमारे साथ अभिषेक चौधरी जेडीयू नेता जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। आज जो है लोकतंत्र का महापर्व है, चौथा चरण है, 96 सीटों के लिए लोग पहुंच रहे हैं वोट देने। आप कैसे देख रहे हैं और कैसी स्थिति जेडीयू की आप देख रहे हैं? देख रहे हैं, देखिए हमारे जेडीयू के जो कैंडिडेट वहाँ है, एनडीए कैंडिडेट समस्तीपुर से है और हम देख रहे हैं विकास के नाम पे वोट हो रहा है। कोई जाति पात नहीं है वहाँ पे, कोई एमवाई समीकरण नहीं है। और पिछले वर्ष में जो बीजेपी के द्वारा किया गया काम और जेडीयू के द्वारा बिहार में किया गया काम, उस पे एक तरफा वोट हो रहा है और 4 लाख प्लस वोट से संभवी चौधरी वहाँ से लीड कर रहा है। हर एक जनता की यही पुकार है, विकास के नाम पे वोट कर रहा है और रोजगार के नाम पे। बिल्कुल, लेकिन जो है आपको बता दें कि विपक्षी भी लगातार घेरने में लगी हुई है और लगातार दावे भी की जा रही है अपने जीत के। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो दो बलवान अगर फील्ड में लड़ता है तो कोई अपने तरफ से ये नहीं कहता जो हम हार जाएंगे। विपक्षी का भी काम है जो कि कहना जो हम भी जीतेंगे। लेकिन आप ये मुझे बताइए, इससे पहले भी विपक्षी हमारे बिहार में 15 साल पहले लालू यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। वही जब नीतीश कुमार जी आए तो 15 साल में हर गली गली रोड, बिजली, नल जल, बहुत सारे योजनाएं किए। उनके बाद कृषि मैप योजना, तो हम ये बताते विकास जब होता है तो वो दिख जाता है। इसीलिए इंसान इतना जागरूक हो गया, उसे कन्वेंस भी करेंगे जो अगर आप वोट इस पे नहीं इस पे दीजिए तो वो वोट उसी पे देगा जिससे उसको पता है जो विकास पुरुष है। अभी बिहार के लिए सबसे बड़ा विकास पुरुष नीतीश जी है और केंद्र के लिए नरेंद्र भाई मोदी है। जी बिल्कुल, तेजस्वी की बात अगर हम करें तो वो सबसे बड़ा मुद्दा यही उठा रहे हैं कि नौकरी इस बार जो है उसको लेकर ही वो मैदान में उतरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जो है लोग उनको रोजगार के ऊपर ही वोट देंगे। क्योंकि देखिए एक्चुअली बात ऐसा है, एक बैग किसी भी बिल्डिंग को तैयार नहीं किया जा सकता है। बिल्डिंग को तैयार करने के लिए पहले देश बनाया जाता है। तो मोदी जी देश बना रहे हैं और हर जगह से वो हर एक दूसरे देश से कनेक्टिविटी बनाए हैं और धीरे धीरे वो डेवलप कर रहे हैं। तो नौकरी भी और सब काम में हमारे देश आगे अव्वल नंबर पे है। तो आप इस बार
समय नौकरी देने का तो रोजगार भी मिलेगा, और रोजगार मिल भी रहा है। जितने सरकारी दफ्तर में बैठे थे और 2 लाख तनख्वाह ले रहे थे, टाइम से नहीं आ रहे थे, नहीं जा रहे थे, प्रत्येक बिहार के स्कूल में देखिए पंचिंग पंच आउट चालू हो गया है। वो भी एक सुधार हो रहा है, जो गलत पैसा नहीं डिडक्ट हो रहा है। जितना भी मान लीजिए आज किसान सम्मान निधि योजना है, डायरेक्ट बिचौलिया खाते में नहीं जाकर के एक किसान के अकाउंट में जा रहा है। ये सभी बेनिफिट आप देखिए ना, रोजगार भी मिलेगा, बात हो रही है, और अच्छे रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं है इस बार रोजगार ही मिलेगा। काम बचा क्या है, सब काम तो हुई क्या, रोजगार ही तो है, उसी पे तो काम करना है मोदी जी को। बिल्कुल है, पर लेकिन अभिषेक जी आपको पता है कुछ समय पहले ही नीतीश जी से भी लोग नाराज नजर आ रहे थे, और इस बार भी उसका जो है वोट पे असर पड़ता हुआ लोग कह रहे हैं कि दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश जी ने जिस तरह से दल बदली थी उसको लेकर काफी सवाल भी उन पर उठे थे। तो क्या लगता है कि इसका असर वोट पर देखने को मिल रहा है आपको? एक परिवार में हमारे 5-6 मेंबर होते हैं, तो गार्जियन से कभी कभी कोई नाराज हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो परिवार से टूट जाते हैं। नाराज होना, उतना बड़ा बिहार है और 13 करोड़ जनसंख्या है, तो नाराज होना तो लाजमी है, लेकिन नाराज हो करके लीड तो वही कर रहे हैं, परिवार को, पूरे बिहार को लीड कर रहे हैं। इसका मतलब ये समझो उनमें क्वालिटी है और उन्होंने काम किया, उन पे कोई आज तक दाग नहीं हुआ है। जो बोल रहा है ना, जो उनका वोट प्रतिशत कम हुआ, ये सब अफवाह है। अभी चुनाव का नतीजा 4 जून को आएगा, आप देख लीजिएगा तो उसमें क्या रिजल्ट होता है एनडीए का। 5 सीटों पर क्या लग रहा है आपको इस बार किस तरफ हवा जा रही है? हमारे तरफ तो समस्तीपुर से, हमारे जो समस्तीपुर दरभंगा से एनडीए पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। संभवी चौधरी तो 4 लाख पार जीत रहा है, गोपाल जी ठाकुर भी 3 लाख प्लस से जीत रहा है। अच्छा, इस चरण में बेगूसराय की भी बात कर लेते हैं। आज जो वोट होने वाले हैं, मतदान होने वाले हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि पूरी जो जीत है आपकी झोली में आ रही है? वहाँ से बेगूसराय से गिरिराज सिंह जीत रहा है, कोई नहीं है टक्कर में वहाँ। बिल्कुल टक्कर में कोई नहीं है, पर लेकिन विपक्ष भी लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर जुड़ी हुई मैदान में उतरी हुई है कि इस बार जो है हम तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन को लगातार निशाना साधते हुए इस बार विपक्ष में नजर आई है। चाहे फिर वो बेरोजगारी की बात हो या फिर वो तमाम विकास के मुद्दे हो, तमाम बातों को लेकर इस बार जो है घेरते हुए विपक्ष एनडीए गठबंधन को नजर आ रही है। महागठबंधन की अगर बात करें तो बिहार में, अरे नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी बात। महागठबंधन में देखिए कभी कभी एमवाई समीकरण भी चलता है, लेकिन अभी क्या हो गया है, एमवाई समीकरण भी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि जितने शिक्षित यादव हैं वो भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं। हम लोग तो ग्राउंड लेवल पे न घूमते हैं, वालिस नगर, शिवाजी नगर, कल्याणपुर, सब विधानसभा घूमे हैं ना। माननीय विधायक अशोक मुन्ना जी के साथ, अशोक चौधरी के साथ, संभवी जी के साथ, इससे पहले हमारे लोकप्रिय सांसद थे प्रिंस राज, वो भी काम किए थे अच्छे, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला। तो जो काम करता है वो दिख जाता है। और महागठबंधन का काम ही क्या है? नौवीं, आप बताइए, वो नौवीं फैल बन रहा है, जिसकी सीएम बनेगा बिहार का, वो सीएम बन जाएगा खुदा ने खा। उस राज्य का क्या होगा जिसका सारा मुखिया ही 10वां पास नहीं। ठीक है अभिषेक जी, आपको अब रोकना चाहूंगी, आपके पास लौटूंगी फिर से। हमारे साथ इफ्तार अहमद पटना से ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इफ्तार जी। और हम देख रहे हैं कि आज जो है चुनाव शुरू हो गए हैं सुबह 7 बजे से। इस बार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछले 3 चरणों से इस बार जो है चुनाव ज्यादा, मतदान जो है ज्यादा हो सकते हैं। जी, इसमें जिला पदाधिकारी ने मतदान होने के पहले ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जो है आयोजित किया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए आ जाएं और मतदान का प्रतिशत बढ़े। बिल्कुल, तो जागरूकता अभियान लग रहा है कि इस बार काम आते हुए दिखाई दे रहा है। लोग बाहर निकलेंगे मतदान के लिए। बिहार की बात करें अभी तो सवेरे से लोगों की कतार जो है लग रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है भीड़, और ऐसा लगता है कि अभी का जो फेज है चौथे चरण का, तो इसमें प्रतिशत, मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा। चलिए ठीक है, हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि इस बार जो है मतदान का प्रतिशत बढ़े चौथे चरण में। पिछले 3 चरण में जो ठीक नहीं हुए हैं, तीसरे चरण में हालांकि 2 चरणों से मतदान जो है ज्यादा देखे भी गए थे, चौथे चरण में ये भी कयास है कि ज्यादा होंगे। अगर इफ्तार जी अगर बात करें कि 5 सीटों में आज चुनाव हो रहे, अच्छा इसी बीच हम आपको बता दें कि अभिषेक चौधरी हमारे साथ जेडीयू नेता जुड़े थे, वो किसी तरह से हमारे साथ नहीं है, अभी उनसे कनेक्शन टूट गया, फिर से हम कोशिश करेंगे जुड़ने के लिए। अच्छा इफ्तार जी, हम बात करें 5 सीटों की, अगर आज चुनाव हो रहे हैं बिहार में, तो 5 सीटों में बेगूसराय भी एक हॉट सीट बनी हुई है। इन सीटों को हम कैसे देख रहे हैं, किस तरह जो है रुक जाता, हवा का रुक जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार? बेगूसराय में गिरिराज सिंह और भाकपा माले के साथ जो है वो कांटे की टक्कर है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि
कौन जीतेगा और कौन पराजय का जो है मुंह देखेगा। इसमें गिरिराज सिंह जी का जो है वो सीट अभी फंसा हुआ है, पेंच है, उसमें किसकी जीत होती है। लेकिन भाकपा माले और इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो भी काफी मजबूत है और इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। बिल्कुल, ये गिरिराज जी जो हैं कह रहे हैं कि इस बार तो वो हैट्रिक लगाएंगे और कोई उनके आमने सामने टक्कर में है ही नहीं। तो वहीं विपक्ष के जो बड़े मुद्दे हैं विकास को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, उनको विपक्ष जो है लेकर एनडीए गठबंधन को लगातार घेरते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं हम ये भी देख सकते हैं कि इस बार नीतीश बाबू की जो नाराजगी है लोगों में देखने को मिल रही है, कितना असर पड़ेगा इसका इन सब चीजों को लेकर एनडीए पर? जी, इसका वोट के ऊपर तो काफी असर पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जो लोग हैं, खास करके जो युवा वर्ग के लोग जो हैं, वो लोग काफी ज्यादा जो है आक्रोश में है, क्योंकि उनको रोजगार मिल नहीं रहा है। और जो कल रोड शो था प्रधानमंत्री जी का, उसमें भी युवा लोग जो है प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए गए थे, बट ऐसा हुआ कि उन लोगों को सवाल करने दिया नहीं गया, उन लोगों को नजदीक आने नहीं दिया गया। उन लोगों ने मन बनाया था कि प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे कि पिछले 10 साल में युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया गया। बिल्कुल, रोजगार लेकर बड़ा मुद्दा बना हुआ है और एनडीए को भी महागठबंधन लगातार इसी बात को लेकर घेर रहा है। तो वहीं एनडीए की अगर बात करें, नीतीश बाबू जो है उनका एक बड़ा जो है प्रभाव देखने को मिलता है बिहार में। क्या नीतीश और मोदी मैजिक इस बार बिहार में काम आता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जो मोदी लहर थी, जो पिछले लोकसभा के चुनाव में जो मोदी लहर थी, इस बार मोदी लहर नहीं है। और नीतीश बाबू का भी जो लोकप्रियता था वो घटा है लोगों के बीच में। तो अगर ये 5 सीटों की समीकरण की बात करें इफ्तार जी, तो क्या लगता है इस बार जो 3 सीट बीजेपी के खेमे में है, क्या लगता है वो बनी रहेंगी या फिर इससे बढ़त होगी या फिर कम होगा? नहीं, सीटें कम होगी, एनडीए की सीटें कम होगी, इसलिए क्योंकि इस बार जो है युवा वर्ग के लोग ज्यादा जो है जुड़े हैं मतदाता सूची में, और जो मतदान करेंगे युवा लोग वो रोजगार के ऊपर मतदान करेंगे। जो लोगों का ये सोच है कि हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग पढ़ लिख करके क्या करेंगे, और एनडीए की सरकार पिछले 10 वर्षों में रोजगार हम लोगों को मुहैया नहीं की है, इसलिए युवा वर्ग जो है वो काफी आक्रोश में है और वो एनडीए के खिलाफ जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बेगूसराय की आप बात जिस तरह से कर रहे थे कि इस बार जो है कांटे की टक्कर दोनों के बीच देखने को मिल रही है। बेगूसराय की अगर बात करें तो वामपंथियों का गढ़ माना जाता है, तो क्या लगता है कि इस बार वाम दल और बीजेपी के बीच की लड़ाई है यहाँ पर? जीत का अंतर जो है बेगूसराय में वो ज्यादा होगा नहीं, ताकि कांटे की टक्कर, और गिरिराज सिंह जी का जो है विरोध भी है वहाँ, इसलिए क्योंकि गिरिराज सिंह जी हल्के से तो जीत करके जाते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन जो काम का क्रिया शैली है वो काम को अंजाम नहीं दे पाए हैं, जिसके कारण कई जगहों पर उनका विरोध हुआ है। और इसी से इनका वोट बैंक भी बिका है, जो भाकपा माले की तरफ जो है वो चला गया है, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ चला गया है, और इंडी गठबंधन को इससे फायदा होगा। अच्छा, नितिन गडकरी भी इस बार जो है बेगूसराय में आए थे प्रचार के लिए, तो मतलब बेगूसराय को जो है काफी अहम सीट भी माना जा रहा है, क्योंकि प्रचार प्रसार भी लगातार किया जा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? एनडीए गठबंधन का जो बेगूसराय का सीट है वो काफी ज्यादा प्रतिष्ठा वाला सीट है, इसलिए क्योंकि गिरिराज सिंह जी वहां से खड़े हुए हैं, और गिरिराज सिंह एक फायर ब्रांड नेता है एनडीए के लिए। बिल्कुल, फायर ब्रांड नेता है उनका जी, इसलिए उनका वहाँ पे दांव फंसा हुआ है। अब इनको नितिन नवीन जी और बीजेपी के कई दिग्गज नेता वहाँ गए, जैसे असम के मुख्यमंत्री भी गए वहाँ चुनाव प्रचार के लिए। अच्छा। लेकिन वैसा कोई प्रभाव अब तक दिखाई नहीं दिया है। अच्छा, नितिन गडकरी यहाँ पर जब प्रचार के लिए आए थे इफ्तार जी, तो उन्होंने तमाम बातें की थी, उसी में एक बात ये भी कही थी कि सांभी मटिहानी जो पुल गंगा नदी पर चुनाव के लिए जो है उसको बना देंगे, चुनाव के 1 महीने में बना देंगे, ये सब तमाम बातें की थी। लेकिन ये पहली बार नहीं है, पिछले चुनाव में भी ये जो गंगा नदी का जो पुल है इसकी बात की गई थी, लेकिन अभी तक बना नहीं है। पर इसकी बात फिर से जो है नितिन गडकरी आए थे और वो करके गए हैं कि चुनाव में अगर जीतते हैं तो 1 महीने बना दिया जाएगा। कितना अहम ये पुल रखता है? देखिए, ये पुल जो है वो बेगूसराय को दूसरे जिला से जोड़ने का काम करता है, और बेगूसराय के लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा भी होता। लेकिन पिछले बार जो चुनाव में
चुनाव का समय था उसमें जो है वो लोगों से वादा किया गया था कि इस बार अगर यहाँ से जीत करके हमारा कैंडिडेट जाता है तो ये पुल हम लोग बनवा देंगे, लेकिन वो पुल बना नहीं। इस बार जो आए तो अब लोग इस बात को सिर्फ जुमला मान करके ही समझे कि ये लोग सिर्फ चुनाव के टाइम में आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, और जब जीत हासिल हो जाती है तो फिर वो वादा रह जाता है, पूरा नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन अफ्तार जी, अगर बात करें कि लोगों से जब ग्राउंड पर पूछा जा रहा है वोट को लेकर, तो वो जो कह रहे हैं कि इस बार मोदी को लेकर हम वोट देंगे, हम मोदी के नाम पर वोट देंगे। अगर वो लोग कह रहे हैं कि हम गिरिराज जी को वोट तो देंगे, वो मजबूरी है, चलो उनसे खफा भी हैं लोग, लेकिन मोदी के नाम पर वोट जरूर देंगे। वो एक कहावत चल गई है कि मोदी जरूरी है, गिरिराज मजबूरी है, वो वाली बात हो गई है। जी जी जी, यही बात है। लेकिन कितना प्रतिशत ये अब मतदान जो अभी हो रहा है, अभी तो शुरुआती दौर है, अब दोपहर के बाद कितना प्रतिशत बढ़ता है, लोगों का रुझान किधर जाता है, ये आप देखने वाली बात होगी। ठीक है अफ्तार जी, आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास लौटूंगी फिर से। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है आपने, आपके पास फिर से लौटूंगी। संतोष पाठक हमारे साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष जुड़ गए हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज धन्यवाद अनाया जी। जी जी, और आज जो है चुनाव हो रहे हैं 5 सीटों पर बीजेपी बिहार में, और इन सीटों को आप कैसे देख रहे हैं? 5 जगहों पर जो चुनाव हो रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार वो भी दावे कर रहा है कि इस बार जो है बीजेपी के सीट में कम होने वाले हैं, सीट में बढ़ोतरी नहीं होगी, और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष बार बार घेर रहा है। एनडीए को लेकर महागठबंधन लगातार एनडीए को घेर रहा है बिहार में कि बेरोजगारी है, विकास नहीं हुआ है, तमाम ऐसी बातें हैं जो लेकर बीजेपी और एनडीए गठबंधन को लगातार घेरा जा रहा है बिहार में। और आज की जो 5 सीटें हैं उसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं? देखिए अनाया जी, इस पूरे प्रकरण पे सिर्फ एक लाइन में इसको समेटना चाहूंगा कि बातें हैं, बातों का क्या। जो बातें ये लोग बोल रहे हैं वो जनता के मुद्दे है ही नहीं। जनता को जो चाहिए था वो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में करके दिया है। अब जो ये ग्राउंड पर जो इको सुनते हैं मोदी जी के विषय में, ये ऐसे थोड़ी उभरा है। मोदी जी एक जन नायक है। 21वीं शताब्दी में जो नेता जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है देश को, अटल जी के बाद मोदी जी दूसरे जन नायक के रूप में उभरे हैं। सबने मनमोहन सिंह का कालखंड देखा है, और उसी के आधार पर हमको 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया था देश ने, और हम लोग उस पर 100% खरे उतरे हैं। तो स्वाभाविक है कि जनता हमें दोबारा चुनेगी। बीच में कहीं कोई है ही नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष इधर उधर डोल रहा है, गड़बड़ा रहा है, घूम रहा है। एक कोई सेंट्रलाइज एजेंडा तो बतावे कि किस एजेंडे पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमने तो शुरू से कहा है मोदी जी के नेतृत्व में कि सबका साथ और सबका विकास, और इस चीज को हम लोगों ने धरातल पर उतारा है, और यही सच्चाई है। और समाज के सभी प्रकार के लोग, गरीब हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, वो सभी मोदी जी की नीतियों से कहीं न कहीं लाभान्वित हैं। इसलिए तो मोदी मोदी कहते हैं लोग, बीच में कहाँ कोई है। इसलिए इनका ये कहना कि विपक्ष कहीं पर भी लड़ाई में है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बड़ी मार्जिन से, मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो नारा, या प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे लिए जो अचीवमेंट के जो विषय तय करके रखे हैं 400 सीटों का, वो किसी न किसी हाल में हम लोग जरूर पाएंगे। भाजपा अकेले अपने दम पर 370 सीटों को क्रॉस करेगी। बिल्कुल संतोष जी, अब ये तो हम भी देखेंगे कि 4 जून को रिजल्ट किस तरफ आता है, जनता किसको कितना वोट देती है। आज जो है 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं बिहार में, इसको लेकर क्या लग रहा है आपको? 5 की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी? उसमें कहा किसी को शंका ही नहीं है। एनडीए की जी बिहार की 40 सीटों पर किसी को कहीं कोई शक शुबह नहीं। किसी को देखिए, आम आदमी के मन में अगर कोई बात आता, इन्होंने जातिवाद के लहर को उठाने का काम किया है बिहार में, और उसी के आधार पर लालू यादव चुनाव लड़ते रहे हैं। उसी लहर को उन्होंने पैदा करने की कोशिश की है। उसके अलावा तो और कोई दूसरा प्रयोग उनका है नहीं। अगर जातिवाद को बीच से हटा दें तो लालू जी का अस्तित्व क्या है बिहार में? लालू जी के जितने भी प्रयोग हैं वो जातियों के इर्द गिर्द सिमटे रहते हैं। आज सामान्य जनता को क्या बताएंगे लालू जी कि जब सड़कें बनाने की बात उनके कालखंड में होती थी तो कहते थे कि सड़क इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि रोड पर जो भैंस बंधा है उसको कोई दिक्कत हो जाएगा, वो लड़ जाएगी, मर जाएगी।
आज का देश इस बात को स्वीकारने को तैयार है? बिहार के लोग इस बात को स्वीकारने को तैयार हैं? आज 21वीं शताब्दी में जब दुनिया जिस तेज गति से आगे बढ़ रही है और उस तेज गति को बिहार भी हासिल करना चाहता है, उसके बीच में रोड़ा के रूप में लालू यादव आकर बार बार खड़े हो जाते हैं और बिहार की जनता उनको बार बार तिरस्कृत कर रही है। आज नहीं, लोकसभा चुनावों में लालू जी का परफॉर्मेंस जब आप 2009 से देखेंगे, 2009 के चुनाव से, 2009 में यूपीए गठबंधन के वो हिस्सा भी नहीं थे। आपको मालूम है लालू यादव जी को 2009 में मात्र 5 सीटें आई थी, 2014 में मात्र 5 सीटें आई थी, 2019 में वो 0 पर आकर खड़े हो गए। तो 2-4 सीट जीतने वाला लोग कहाँ मोदी जी के 3 सीटों को पार करेगा? और ऐसे लोग क्या देश के संसद में जब पहुंचेंगे जीतकर, तो वो देश का, समाज का कितना भला करेंगे? ये सभी लोगों ने यूपी के कालखंड के 10 वर्षों में देखा है। अच्छा संतोष जी, देखिए बिल्कुल ये सब तमाम बातें तो हैं कि विकास के मुद्दे हैं और ये सब बातें हैं। तेजस्वी जी का भी बयान आया था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, कि वो लोग रोड शो करते हैं, हम जॉब शो करते हैं। जॉब को लेकर इस बार पूरी तरीके से तेजस्वी यादव जो है एनडीए गठबंधन को घेरते हुए नजर आए हैं। आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ अनाया जी, हमारे 10 वर्षों में हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में 7,65,000 सरकारी नौकरी दी और करोड़ों ऐसे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं जिनको वास्तव में रोजगार की आवश्यकता थी। इसमें तो किसी को शक शुबा नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ी है पिछले 10 वर्षों में और अच्छी हुई है। क्या बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बेरोजगारों के कारण बढ़ सकती है क्या? अगर बेरोजगारी होगी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? मैं एक छोटा सा सवाल इन लोगों पर छोड़कर पूछता हूँ, अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो बेरोजगारों के दम पर बढ़ रही है क्या? ऐसा होता है? ऐसा तो होता नहीं है। ये लोग जो सवाल कर रहे हैं ना, ये जमीन पर मुद्दा ही नहीं है। यूपीए के कालखंड में इन्होंने कुल जमा 6 लाख नौकरियां दी थी और हम लोगों ने लगभग 8 लाख नौकरियां दी थी। इनसे 2 लाख सरकारी नौकरी में भी हम लोग ज्यादा है। या हमारे बनिस्बत कहीं खड़े ही नहीं है, कहीं पर भी खड़े नहीं। मैं हजारों ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में बात कर सकता हूं जिन्होंने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इंगेज किया, लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराए। तो ऐसा नहीं है। ये लोग जो बात कर रहे हैं जमीन पर, उसका कोई मुद्दा नहीं है। लालू यादव जी की पार्टी में जो भीड़ आती है ना, वो लोगों को मालूम है कि कहां से आती है, कैसे आती है। उस भीड़ को देखकर अगर हम लोग डर जाएंगे तब तो चुनाव ही नहीं होगा। वो एक प्रकार से आप आज जो जिस श्रेणी के लोग राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एक बार अध्ययन करके देख लीजिए कि किस प्रकार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ। अशोक महतो क्या है, पूरा दुनिया जानता है। किसी भी उम्मीदवार के बारे में इनको बात कर लीजिए, सबके बारे में वही स्थिति है। सबको मालूम है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो जनता सामान्य तौर पर ऐसे लोगों को नहीं चुनेगी। अब पहले के समय पर जब लोगों के पास साधन नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, तब इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती थी समाज में। तो लालू यादव जी को कुछ 10-15 वर्षों तक का काम करने का मौका मिल गया। अब तो स्थिति एकदम स्पष्ट है। लोगों को विकास चाहिए, डेवलपमेंट से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है और समाज के सभी लोगों को जो लोग नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, समाज उनके साथ जाएगा। तो सबका साथ, सबका विकास, और विकास के मुद्दे पर हम लोग साथ में जा रहे हैं जनता के बीच में। और दूर दूर तक किसी के लिए इसमें कहीं पर भी, चाहे 5 सीटों की बात कर ले या बिहार की सभी 40 सीटों पर बात कर ले, एनडीए गठबंधन को किसी से भी दूर दूर तक किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं। एनडीए गठबंधन की आप बात कर रहे हैं जी संतोष जी, देखिए अब ये इस बात से तो हम नकार नहीं सकते कि जाति के नाम पर वोट तो डाले ही जाते हैं बिहार में। जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा भी है यहाँ पर। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं एनडीए गठबंधन की, तो देखिए बिना नीतीश कुमार के बिहार में जीतना तो नामुमकिन था, ये तो हम सभी जानते हैं। तो बीजेपी भी इस बार एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के साथ में लड़ रही है, पर लेकिन नीतीश कुमार से लोग खफा नजर आ रहे हैं। लोगों में नाराजगी है, जिस तरह से उन्होंने अपना दल बदला और जिस तरह से उन्होंने रातों रात ये फैसला लिया, उससे लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। तो इसका असर थोड़ा वोट पर देखने को मिलेगा। देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे स्वाभाविक एलाई है और नीतीश कुमार जी ने जब से अपनी पार्टी का गठन किया है, चाहे समता पार्टी हो या फिर जेडीयू हो, वो स्वाभाविक तौर पर हमारे एनडीए के फोल्डर में रहे। बीच में उन्होंने 1-2 बार, वो तो सार्वजनिक सभाओं में उन्होंने स्वीकारा है कि राजद के साथ जाकर गलती हो गई। क्या है कि समाज का वो कमजोर तबका जिसको नीतीश जी रिप्रेजेंट करते हैं, उनको लालू यादव के वोटरों से बहुत गंभीर खतरा रहता है। इसलिए वो उन लोगों को ये विषय मालूम है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिस प्रकार के लोग वहां पर लालू यादव के यहाँ हुड़दंगी
स्वभाव के लोग जिस प्रकार से आगे आकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने तो नीतीश और मोदी जी ही ना चुनौती के रूप में खड़े हैं। वहाँ बीच में है कौन? तो हम लोगों ने, आप देखिए, समाज के सभी प्रकार के कमजोर तबके लोगों को, चाहे वो सवर्णों में आते हों, चाहे पिछड़ों में आते हों, दलितों में आते हों, सबको हम लोगों ने काम करने का और समाज में स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर दिया है। वो वर्ग हमारे साथ था, हमारे साथ ही रहेगा। बीच में अगर किसी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो इस कंफ्यूजन को अपने आप को दूर कर ले, क्योंकि उनके लिए इसमें कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं। इसलिए हमारे सामने लालू यादव ना पहले चुनौती थी ना आज चुनौती है। क्या लालू यादव ने गठबंधन नहीं किया है कांग्रेस के साथ? किया है कि नहीं किया है? माले के साथ जिन्होंने नक्सलाइट की लड़ाई में पूरे बिहार को एक समय पर बर्बाद करके रख दिया, ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करने वाले लोगों को कहाँ मौका देगा समाज? इसलिए हमारे सामने कहीं कोई चुनौती ही नहीं है। जब परिणाम आएगा, आज भले चर्चा हो रही है, लेकिन जब परिणाम आएगा तो सारी चीजें सिद्ध हो जाएंगी। चलिए ठीक है संतोष जी, हम भी इसी का इंतजार करेंगे, 4 जून का इंतजार करेंगे जब परिणाम आएगा सभी 40 सीटों पर बिहार के, और किसकी जीत दर्ज होती है तो उसी दिन पता चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष जी, और हमारे साथ तमाम जानकारी भी साझा करने के लिए। संतोष जी हमारे साथ बीजेपी उपाध्यक्ष जुड़े थे अभी फोनों पे, जिन्होंने बताया किस तरह से 40 की 40 सीटों पर इस बार जीत का दावा तो बीजेपी कर रही है, और किन तथ्यों को लेकर बीजेपी इस बार और एनडीए गठबंधन इस बार बिहार की 40 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार सभी पार्टियां बिहार में ग्राउंड पर हैं, और कहीं पर विपक्ष अगर घेरते हुए नजर आ रही हैं तो वहीं एक दूसरे को घेरते हुए सभी पार्टियां नजर आई हैं। इफ्तार हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, ब्यूरो चीफ पटना से। जी इफ्तार जी, अभी हमारी बात हो रही थी संतोष पाठक जी से भी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे सभी तमाम मुद्दों को लेकर, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 5 सीटों तो छोड़िए, हम तो 40 की 40 सीटों पर जीत इस बार तो दर्ज कर रहे हैं। पर लेकिन ग्राउंड की अगर बात करें तो हालात कुछ और हैं यहाँ पर बिहार में, और एनडीए की सभी 40 सीटों पर जो जीत का दावा कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं लग रहा है। जी जी बिल्कुल मुमकिन इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि सबसे पहला परिणाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो पिछले लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें 39 सीट तो इन लोगों ने जीती थी। एनडीए की सरकार बनी और बिहार से 39 सीट इन लोगों ने हासिल की थी, लेकिन एक सीट सीमांचल का किशनगंज वो कांग्रेस के खाते में गया था, और इस बार भी वही पुनरावृत्ति होगी। इस बार भी कांग्रेस उस सीट पर विजयी होगी, ये पूरा दावा ये कांग्रेस ने किया है, और इंडी गठबंधन के लोगों ने जीत का दावा पहले से ही कर दिया है, क्योंकि जावेद इकबाल वहाँ पे जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। और रही बात जमुई की, तो जमुई में लोजपा चिराग पासवान के जो बहनोई हुए, जीजा हुए, वो वहां से खड़े थे, उनका भी सुपड़ा साफ है, वो भी हार जाएंगे। तो 40 का 40 सीट कैसे हासिल करेंगे? ये 40 का 40 सीट का दावा जो किया जा रहा है, हमको तो नहीं लगता है कि 40 का 40 सीट एनडीए गठबंधन बिहार से जीत पाएगी। ठीक है, अब वो तो देखेंगे इफ्तार जी हम भी कि कौन कितनी सीटों पर जीत हासिल कर रहा है, उसके लिए तो 4 जून का इंतजार ही करना होगा। अभी तो हम सिर्फ जी समीकरण पर बात ही कर सकते हैं। अगर देखिए आज जो 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसको लेकर अगर चर्चा करें, समस्तीपुर सीट पर भी आज जो है चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं। समस्तीपुर भी एक हॉट सीट बनी हुई है, यहाँ पर 2 मंत्रियों के जो है बच्चे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। एक तरफ सनी हजारे जो कि नए नहीं है, दूसरी तरफ शाम्भी जो कि पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। किस तरह से देख रहे हैं समस्तीपुर में किसकी तरफ जो है जीत हो रही है या फिर लोगों का रुख जा रहा है? देखिए शाम्भवी लोजपा रामविलास पार्टी से खड़ी हुई है, और अशोक चौधरी की बेटी है, और कुणाल किशोर जो महावीर ट्रस्ट के अध्यक्ष है, उनकी बहू है। और ये सीट काफी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि शाम्भवी अभी नई है राजनीति के क्षेत्र में। ऐसे तो उनको राजनीति अपने विरासत में मिली है उनके पिता से, लेकिन क्योंकि चुनाव क्षेत्र में ये नहीं है और उनके सामने जो है कैंडिडेट वो काफी ज्यादा प्रभावशाली है। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि समस्तीपुर का जो सीट है वो जीत कर कौन ले जाता है। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि शाम्भी जो है बोला जा रहा है कि सबसे यंगेस्ट जो है वो बन रही हैं एमएलए, पहली 25 साल की उम्र में वो चुनावी मैदान में उतर गई हैं। उनके सामने सनी हजारे जो हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, पहली बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। तो शाम्भी को इस बार जो है अगर वोट मिलता भी है तो वो एनडीए गठबंधन बीजेपी या मोदी इनके नाम से या उनके पिता के नाम पर जो है वोट मिल सकता है।
जी, इसमें जदयू ने काफी ज्यादा जो है अपनी ताकत भी जो है डाली है। अशोक चौधरी चूंकि एक कद्दावर नेता है, पहले तो कांग्रेस में थे वो, बाद में वो जदयू में चले आए और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने काफी ताकत झोंकी है अपनी बेटी को जिताने के लिए, ताकि समस्तीपुर की सीट जो है वो एनडीए गठबंधन के पाले में आ जाए। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए थे। बिहार में भी तमाम दिग्गज नेता और बीजेपी के भी तमाम स्टार प्रचारक बिहार में कसर नहीं छोड़ रहे थे। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इन्होंने भी पूरा जोर शोर लगा दिया था प्रचार में। तो प्रचार का जब दौर चालू था तो उस समय क्या लग रहा था हमें इफ्तार जी कि किस तरफ जो है जनता का रुख है? क्योंकि प्रचार करते हैं जब देखते हैं कि काफ़ी लोग पहुंचते हैं प्रचार में, तो भाषणों में लोग पहुंचते हैं, रैलियों में लोग पहुंचते हैं, लेकिन फिर जब मतदान का दिन आता है तो उस दिन मतदान कम होते हैं। देखिए, भीड़ तो जुटती है, ऐसा बात नहीं है, चाहे वो एनडीए के नेताओं की भीड़ हो या फिर इंडी गठबंधन के नेताओं की भीड़ हो, लेकिन भीड़ को वोट में परिवर्तित करना ये अब कौन सक्षम है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज तो चुनाव हो रहा है, अब तो रिजल्ट में भी काफी लंबा समय है नहीं, काफी नजदीक आ रहा है समय। इसी से पता चल जाएगा कि सिर्फ भीड़ जुटाने से होता है या भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने में कौन सक्षम सबसे ज्यादा रहा है। बिल्कुल, ये भी बेहद ही अहम बात है, क्योंकि वोट में अगर तब्दील नहीं हो तो फिर भीड़ का भी कोई मतलब नहीं है। दलित प्रभावित क्षेत्र है समस्तीपुर, ऐसे में शामवी जो कि पासी जाति से यहाँ पर आती हैं और उनको पासवान जो हैं जिनको भी दलितों का प्रभाव अच्छा है, उनको अभी सपोर्ट मिला हुआ है, तो उसका क्या फायदा शामवी को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है समस्तीपुर में? देखिए, समस्तीपुर में निषाद समाज की भी संख्या काफी है और मदन सैनी जो है, मुकेश सैनी, वो अभी इंडी गठबंधन का एक हिस्सा है और तेजस्वी यादव के साथ ये हर समय रहे और हर चुनाव प्रचार में साथ साथ रहे और इन्होंने अपने सहनी समाज से वोट डालने के लिए इंडी गठबंधन को कहा है और उनका काफी ज्यादा निषाद समाज में प्रभाव है। ये समस्तीपुर में देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, बिल्कुल देखने को मिलेगा। इफ्तार जी, देखो अभी चिराग पासवान की बात हमने की तो उन पर भी बात कर लेते हैं। अभी बयानबाजी भी हुई थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है तेजस्वी और चिराग पासवान के बीच में। जिस तरह से बयानबाजी की गई थी, तेजस्वी जी ने शब्दों का इस्तेमाल किया था चिराग पासवान के लिए, तो क्या लगता है कि लोग जब ये बयानबाजी देखते हैं ना तो वो एक सेंटिमेंटल जो वोट है ना वो भी पढ़ने शुरू हो जाते हैं। चिराग पासवान के लिए जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया था तेजस्वी जी ने, नादान है, वो अभी नहीं समझ रहे हैं आरक्षण के मुद्दों को लेकर, ये तमाम बातें उन्होंने की थी। तो इन तमाम बातों का क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन को फायदा होते हुए दिखाई दे सकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं नजर आता है। ये सब सिर्फ बयानबाजी है। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, क्योंकि चिराग पासवान ने भी जो है प्रहार किया, फिर तेजस्वी ने भी प्रहार किया, फिर तेजस्वी ने अभी रिसेंटली अभी एक बयान दिया कि चिराग पासवान ने कहा है कि जो संपन्न लोग है, चाहे वो SC/ST में हो, वो आरक्षण को त्याग देना चाहिए उनको। तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान भी संपन्न है, सुखी संपन्न है, उनको भी आरक्षण को त्याग देना चाहिए, आरक्षण नहीं लेना चाहिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप करना, फिर उस पर प्रहार करना, ये तो राजनीति का अहम मुद्दा है। ये तो चलता ही रहेगा और चलता रहेगा। इसमें कहीं पर संशय की स्थिति नहीं है। ये कहीं पर से किसी का समीकरण बिगड़ने का काम नहीं करता है। में इफ्तार जी, इस बार जो है थोड़ा जो है तेजस्वी की तरफ से जो है तेजस्वी जी की तरफ से तमाम ऐसी बातें कही गई थी जिसमें कि ऐसा लग रहा था कि वो प्रहार जो है सेंटिमेंटल होके कर रहे हैं, तमाम बातें कही थी उन्होंने। लेकिन अगर हम बात करें चिराग पासवान की, लगातार जो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए के गठबंधन में, और लेकिन उन्होंने कभी वार नहीं किया था। उन्होंने तो हमेशा से कहा है कि तेजस्वी जी मेरे बड़े भाई हैं और उनको लेकर कभी भी वो जो है अटैक करते हुए दिखाई नहीं दिए। लेकिन हमने तेजस्वी जी को सुना, उन्होंने तो उन पर सीधे तौर पर अटैक कर दिया, उनके परिवार को लेकर कि जिस तरह से मोदी जी ने उनके परिवार में खूद डाली है, उनको उनके साथ नहीं रहना चाहिए, खुदगर्ज हैं तो उनको मोदी जी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तमाम बातें जो है मीडिया के सामने तेजस्वी के द्वारा कही गई थी। जी जी जी, ये परसोई की बात है। परसोई एयरपोर्ट में जो है उन्होंने कहा था और अपने चैनल पर ये खबर चली भी थी। हाँ जी, तेजस्वी जी का जो इधर प्रहार है वो काफी ज्यादा उत्तेजक प्रहार रहा है
और पता नहीं हो सकता है ये कि बयानबाजी का ना इफ्तार जी, देखिए लोगों पर काफी असर पड़ता है। लोग जो है सेंटिमेंट होकर है ना वोट का जो है वो उलटफेर भी हो जाता है, क्योंकि अब जिस तरह से चिराग पासवान की भी लोकप्रियता कम नहीं है, तो अगर तेजस्वी यादव इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं चुनाव से पहले तो इसका असर वोट पर देखने को मिल सकता है, इससे तो हम नकार नहीं सकते। चिराग पासवान के साथ थोड़ा सा भीतर घात भी है। पशुपतिनाथ पारस जो उनके चाचा है, तो वो उस सीट को लेना चाह रहे थे, लेकिन वो सीट चिराग पासवान को मिल गया, तो यहाँ पर भीतर घात हो रहा है। दूसरा है रेणु कुशवाहा जी चिराग पासवान के खिलाफ होकर हाजीपुर में लोगों को आह्वान करी है कि जितना भी कुशवाहा समाज है वो इंडी गठबंधन को वोट करे, चिराग पासवान को वोट नहीं करे, जिसके कारण विरोध भी हुआ, उनका पोस्टर भी फाड़ा गया, उनकी प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई, उनको गांव में घुसने नहीं दिया गया। तो विरोध तो शुरू हुआ है। अब ये विरोध कहाँ तक होता है, कहाँ तक चिराग पासवान सक्षम होते हैं या इंडी गठबंधन सक्षम होते हैं, अब ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाला समय जो चुनाव होगा, यहाँ चुनाव होने के बाद परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि ये जो एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं तो प्रहार का नतीजा क्या निकला। बिल्कुल, ये तो अब नतीजों के दिन ही पता चल पाएगा कि इफ्तार जी कौन किस पर भारी पड़ रहा है और किसके प्रहार का असर किसको पड़ रहा है। अगर दरभंगा की बात करें तो यहाँ पर इफ्तार जी जो है गोपाल जी ठाकुर को बीजेपी ने मैदान में तो उतारा है और पहले भी जो है ये जीत हासिल कर चुके हैं, पर मोदी के नाम पर जो है इस बार उनको वोट पड़ते हुए दरभंगा में नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर इस बार यही कह रहे हैं, मोदी मैजिक बिहार की ज़्यादातर सीटों पर नजर आ रहा है, लोग मोदी जी के नाम पर वोट देते नजर आ रहे हैं। तो इसका फायदा एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को इस बार हो सकता है बिहार में। एंड देखिए, दरभंगा सीट ऐसा सीट है जहां पर एनडीए गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन वहां पे ज्यादा मजबूत नहीं है और ये मजबूत किला एनडीए का है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यहाँ से जीत हासिल करती भी आई है और ये उनका गढ़ माना जाता है, इसलिए यहाँ से हमारी इंडी गठबंधन के लोग नहीं कर पाए हैं और न कर सकेंगे। यहाँ जो है भाजपा को जीत मिलेगी। यादव ललित कुमार यादव जो है आरजेडी से मैदान में है, तो क्या लग रहा है कि यादव वोट बैंक उनके खेमे में पड़ सकता है? देखिए, यादव वोट जो है वो दो खेमे में बटा हुआ है। कुछ लोग जो है वो बीजेपी में शामिल हैं, तो जो बीजेपी में शामिल हैं वो तो बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि वो कैडर हो गए बीजेपी के। और जब दो भागों में विभक्त हो चुका है ये समाज, तो ऑटोमेटिक है कि ललित यादव को उतना फायदा होगा नहीं। बिल्कुल, मतलब जो है टक्कर की जो है चुनाव जो है टक्कर के देखा जा रहा है इस बार बिहार में भी, हर जगह पर, हर सीटों पर। दरभंगा की बात हमने, समस्तीपुर की बात की हमने, हम तमाम सीटों की बात तो कर रहे हैं। यहाँ पर बिहार में आज 5 सीटों पर सुबह से जो है चुनाव शुरू हो गए हैं, लेकिन इफ्तार जी क्या लगता है कि इस बार जो है मतदान में कमी क्यों आई है? पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं इस बार मतदान प्रतिशत में काफ़ी कम हुआ है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं, लोगों में जो वो इंटरेस्ट है वोट नहीं देने के लिए भी कम हो रहा है, वोट देने के लिए जो लोगों का दिलचस्पी था, लोगों की जो इंटरेस्ट थी, हम देखते जा रहे हैं कि वो कम होते जा रहा है धीरे धीरे, और लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए हमें तमाम प्रयास करने पड़ रहे हैं, चुनाव अभियान कर रहे हैं, चुनाव विभाग जो है लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता रैली चला रहे हैं, तमाम पार्टियां भी प्रयास कर रही है, लोगों को निकालने के लिए इतने प्रयास क्यों करने पड़ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे 2 फैक्टर है। पहला फैक्टर है मौसम का फैक्टर। यहाँ काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लू का जो है मौसम है, लू चल रहा है, लोग इसको लेकर के भी घरों से जल्दी बाहर नहीं निकल रहे हैं। सब लोग जो है 11 और 12 बजते बजते अपने अपने घरों में पैक हो जा रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर है, लोगों के मन में इस बात का संशय पैदा हो गया है, हम वोट दे तो किसको दे। जिसको भी वोट देते हैं ठगा सा महसूस करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, चाहे वो एनडीए हो या इंडी गठबंधन हो। सब लोग तो चुनाव में वादा कर लेते हैं, लेकिन वादा चुनाव जीतने के बाद पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए लोगों में उत्साह काफी कम है। ठीक है इफ्तार जी, आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। नीरज कुमार हमारे साथ जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है चौथे चरण के चुनाव शुरू हो गए हैं, सुबह 7 बजे से मतदान जो करने शुरू हो गए हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर, और आज 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए बिहार की 40 की 40 सीटों पर, क्या लगता है कि इस बार किस तरफ जनता का रुख दिखाई दे रहा है? देखिए, मतदाताओं का आशीर्वाद एनडीए को प्राप्त है, कहीं कोई संशय नहीं है। और वैसे लोग राजनीतिक आलोचना के संदर्भ में करेंगे
तो विषयगत संदर्भ अलग है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि आप मतदान का प्रतिशत देखिए, लगातार बढ़ता जा रहा है। ये किस बात का संकेत है? और आज तो मैं अपने घर पर वोट डालने आया हूँ, तो यहाँ जो नौजवानों का उत्साह, युवा पीढ़ी का उत्साह, महिलाओं का उत्साह, बेटियों का उत्साह, वो तो गौरतलब है भाई, देखने लायक है। लंबा लाइन लगा हुआ है। तो ये तो स्वाभाविक रूप से क्या आकांक्षा का रिफ्लेक्शन हो रहा है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, लोग जो है मतदान के लिए पहुंचे, ये भी आसार हमें भी उम्मीद है और आशा जताया जा रहा है कि चौथे चरण में जो है मतदान ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा बाहर निकलेंगे। तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, उसी पर हम चर्चा भी कर रहे थे लगातार। नीरज जी, लगातार विपक्ष जो है एनडीए गठबंधन को घेरते हुए नजर आ रही है, बेरोजगारी की बात को लेकर, महंगाई को बात को लेकर, किसान की बात को लेकर, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से आप फाइट कर रहे हैं? अच्छा बताइए, हमरे गांव में कहावत कहा जाता है, हमरे बिलैया हमरे से म्याऊ कर रहा है। मैंने हम नौकरी दिए तेजस्वी यादव को 17 महीना का, और कह रहा है कि हम नौकरी सबको दे दिए। और नौकरी का हालात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, उस जमीनमा पर अपन रोड शो करे ना। ये जान जाइए, देश में पहला नेता है लालू यादव, 468 करोड़ की संपत्ति। तेजस्वी नीरज जी कह रहे हैं कि लगातार आप तो रोड शो कर रहे हैं आप लोग, पर हम लोग जो है जॉब शो कर रहे हैं। अरे तो हम तो चाहिए ना कि जॉब शो करें, जॉब शो करें। जो 43 बीघा जमीन है पटना में, है कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, पिछड़ा जमींदार, 468 करोड़ की संपत्ति केवल पटना शहर में लालू यादव को है। तो जॉब शो तो उसी पर करना चाहिए, नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिया सबसे। हम जब चुनाव में व्यस्त थे, अब कल से जा रहे हैं, तब इनका ठीक से राजनीतिक इलाज करेंगे। बैठ रहे हैं एनडीए गठबंधन का 40 सीटों पर बिहार की कितना समीकरण एनडीए गठबंधन का बैठ रहा है इस बार? देखिए, हमारी तो उम्मीद है कि 39 जीते थे, कसर रह गया था, वो पूरा कर देंगे। और हमको आदत है जीतने का, 19 में भी जीते थे, 24 में भी जीतेंगे। उनको है 0 पर आउट होने का, तो 0 पर आउट होंगे। चलिए ठीक है, 0 पर आउट होने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार भी दावे कर रहा है कि इस बार जो है एनडीए जो गठबंधन है इस बार बिल्कुल भी जीत हासिल नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन एनडीए गठबंधन को लेकर ये भी देखा गया है कि लोगों में थोड़ी नाराजगी और खफा है नीतीश कुमार को लेकर, जिस तरह से उन्होंने अब नीतीश कुमार का क्योंकि एक काफी अच्छा प्रभाव है बिहार में, तो उनको लेकर लोगों में थोड़ी नाराजगी है। उन पर जिस तरह से टैग लगाया गया था दल बदलू का, तो इसका असर थोड़ा सा वोट बैंक पर पड़ सकता है। चलिए ठीक है, नीरज जी हमारे साथ जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े थे, जिन्होंने हमारे साथ तमाम जानकारी साझा की, उनके साथ हमारा कनेक्शन किसी तरह से टूट गया है। इफ्तार जी हमारे साथ लगातार फोनों पर बने हुए हैं। इफ्तार जी, आप लगातार, आपने सुना, हमने जेडीयू के नेता, प्रवक्ता, बीजेपी उपाध्यक्ष, हमने तमाम लोगों से बात की और वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि हम 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। और एक बात अभी कही नीरज जी ने कि हमें तो जीत की आदत है, और जो विपक्ष है वो तो 0 पर इस बार आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, सारा राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, वो तो हमेशा यही दावा करता है। जब मैदान में 2 पहलवान उतरते हैं तो कोई एक ही जीतता है। सब तो ये सोचता है कि चलो हम जीत जाएं, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। जो है कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है इफ्तार जी, वो तो 400 पार की जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ बिहार में भी वो बात कर रहे हैं कि 0 पर आउट होगा महागठबंधन, तो हम तो 40 की 40 सीटों पर जीत हासिल ही कर रहे हैं और वो पहले से मान चुके हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उस ग्राउंड रिपोर्ट को झुटलाया नहीं जा सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट कुछ अच्छा नहीं है एनडीए गठबंधन के लिए। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें इंडिया गठबंधन के जो सभी साथी लोग हैं, सभी घटक दल के लोग हैं, उन लोगों ने काफी मेहनत की है और इस मेहनत का फायदा उन लोगों को मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि अगर 10 सीट भी अगर एनडीए गठबंधन लूज कर देती है तो उनकी तो हार है, क्योंकि 39 सीट उन्होंने पिछले मर्तबा जीती थी और इस बार अगर 10 सीट घट जाता है तो फिर तो उनकी हार है। फिर तो ये 40 का जो दावा है कि 40 का 40 सीट जीतेंगे, तो फिर 10 सीट तो आपका घट गया।
बिल्कुल, तो ग्राउंड इसलिए की जो बात अगर हम जमीनी करें तो इफ्तार जी ग्राउंड पे तो कुछ अलग ही नज़ारे जो है नजर आते हैं। जी अब जी हाँ, जी 40 या फिर 400 पार, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। हम बार बार यही कह रहे हैं कि वो तो हम तो सिर्फ खाली चर्चा कर सकते हैं, 4 जून को ही रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि कौन कितना जी पानी में है और किसको जनता ने इस बार जीत दर्ज करवाई है। अब एक और सीट है उजियारपुर, जिस पर आज वोटिंग हो रही है। इस पर भी थोड़ा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी इफ्तार जी। उजियारपुर भी एक हॉट सीट है, यहाँ से 2 बार जीत का परचम लहरा गए हैं नित्यानंद राय, जो कि फिर से जो है हैट्रिक इस बार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हॉट सीट बनी हुई है, गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय जो कि मैदान में, तो उनके सामने आरजेडी के आलोक मेहता जो हैं वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। उनके सामने चुनावी जो टक्कर है इन दोनों के बीच में देखी जा रही है उजियारपुर में। किस तरह से देख रहे हैं उजियारपुर का समीकरण? देखिए, दोनों कद्दावर नेता हैं। नित्यानंद जी का पैठ जो है उजियारपुर में अच्छा खासा है और नित्यानंद जी से लेकर है ना लोग खफा चल रहे हैं उजियारपुर में इफ्तार जी कि हाँ। जब से उनका कद बढ़ गया है तब से वो लोगों से मिलने नहीं पहुंचे हैं और लोगों के बीच नहीं पहुंचे हैं, तो क्या इसका असर थोड़ा देखने को मिल सकता है? जब से गृह राज्य मंत्री बने तब से वो लोगों से मिलना जुलना कम कर दिए थे, जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, काफी विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन आलोक मेहता जी भी कम कद्दावर नहीं है, इनका भी जो है काफी ज्यादा पैठ है, काफी ज्यादा प्रभाव है उजियारपुर सीट पर और काफी कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में। और इस कांटे की टक्कर में दोनों में से कोई एक ही प्रत्याशी वहां जीत सकता है। तो हमको जैसा लगता है, जो ग्राउंड रिपोर्ट वहां का कहता है कि अब तक तो आलोक मेहता भारी पड़ रहे थे, लेकिन अब चूंकि आज चुनाव हो रही है और चुनाव के मद्देनजर लोगों को किस तरह रात में कन्विंसिंग किया गया, कैसे किया गया, वोट का पाला किधर बदलता है, किधर लोग जा रहे हैं, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। अब तो ये 4 को ही पता चलेगा। हाँ, जाने से पहले एक और सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगी आखिरी में। बिहार की 40 सीटों की अगर समीकरण की बात करें तो क्या लग रहा है कौन किस पर भारी इस बार नजर आ रहा है, महागठबंधन या एनडीए गठबंधन? देखिए, कुछ कुछ सीट ऐसा है जहां पर एनडीए गठबंधन जो है वो एनडीए पर भारी पड़ रहा है और कुछ सीट ऐसा है जहां पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। ऐसे कौन से तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार जो है एनडीए गठबंधन को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन तो इस बार भारी नजर आ रहा है और वो भी काफी मतों से। देखिए, बहुत सारा मुद्दा है। जैसे तेजस्वी तो अपना तो एक थैला जो है वो नीतीश कुमार के साथ रह करके 17 महीने की सरकार में जो जॉब बांटे तो वो उसका श्रेय अपने ऊपर ले रहे हैं कि मैंने जॉब बांटा, जबकि ये जग जाहिर है कि नीतीश कुमार ये सब मामले में काफी आगे रहे हैं और बिहार में रोड से लेकर के पूर्ण विकास का काम तो उन्होंने किया है, जॉब भी बांटे हैं। लेकिन अभी ये 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव अपने ऊपर से ले रहे हैं कि मैंने जो 7.5 लाख लोगों को जॉब दिया है, अगर मेरी सरकार अगर कंटिन्यूअस रहती तो हम जो 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किए थे वो मैं पूरा कर देता। मुझे वंचित रखा गया है, सरकार हमको बेदखल कर दिया गया, भाजपा मिल करके जेडीयू के साथ हमको सत्ता से बेदखल किया, जिसके कारण हम अपना किया हुआ वादा चुनाव में वो पूरा नहीं कर सके। ये लेकर के लोगों के अंदर में थोड़ा सा आक्रोश बढ़ा है, जिसके कारण कुछ फंडामेंटल जो है वोट वो इंडी गठबंधन की तरफ बढ़ा है। चलिए ठीक है इफ्तार जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पटना से ब्यूरो चीफ इफ्तार अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें समीकरण बताया बिहार की 40 की 40 सीटों पर। और आज आपको बता दें कि बिहार की 5 सीटों पर तो चुनाव हो ही रहे हैं, साथ में तेलंगाना की 17, आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 13 और झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4 और पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर, जो कि 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। इन तमाम सीटों पर भी आज चुनाव हो रहे हैं। इसी के साथ आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीट पर भी मतदान हो रहे हैं। अब इन सभी मतदान का जो रिजल्ट है 4 जून को आएगा, जिसका आपको और हमें इंतजार करना होगा। 4 जून को ही पता चल पाएगा कौन किस पर भारी पड़ा है। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम पर यही विराम लगाएंगे, आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।